गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीजिए हम आ गए फिर से आपका एक न्यू वीडियो लेकर के। आपका आज का नया टॉपिक जो है आपको दिख रहा होगा, नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये इसे बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि अब कुछ बुक्स को भी देख लिया जाए, और एक दो बच्चों ने कमेंट्स में भी कहा था कि बुक्स पढ़ाया जाए, तो बुक्स को भी देख लिया मैं सोचा था। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंस रखता है आपका वोकैबुलरीज, वर्ड। और जैसा कि मैं आपको क्लास में वर्ड 1 बाय 1 चैप्टर्स का देता, एक का मैं दिया ही था, पढ़ा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एक का मैंने दिया भी था, तो आगे मैं वर्ड्स आपको देता, लेकिन अब मैं दे नहीं पा रहा हूँ वर्ड्स। हाँ, पीडीएफ के ज़रिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की जो बिहेवियर है, आप लोगों की जो नेचर है, जो हैबिट्स आप लोगों की है कि जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक आप याद करेंगे नहीं। हाँ, कुछ कुछ बच्चों को छोड़कर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भली भांति संभाल लेते हैं, निभा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि मैं देखता हूँ कि क्लास में, जैसे मैं अभी आपको क्या, मैं पिछले कई साल से देखते आ रहा हूँ कि जब तक मैं पूछता नहीं हूँ क्लास में तो बच्चे उस पर ध्यान देते नहीं हैं। मैं वर्ड पूछा करता हूँ, फिर उसके बाद जो बच्चे याद नहीं करते हैं, एक दो बार उसको अल्टीमेटम दिया जाता है कि तुम याद करो वरना पनिशमेंट मिल सकती है, और पनिशमेंट के आधार पर आपको पता ही है कि क्या होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वर्ड्स पीडीएफ के ज़रिए दे करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो बच्चे सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, वो वर्ड्स तो कलेक्ट कर ही लेंगे, वर्ड्स कलेक्ट कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। वैसे बहुत सारे डिक्शनरीज़ हैं जो कि आपके 12th क्लास के लिए डिक्शनरीज़ जो बहुत सारे निकले हुए हैं, आपको मिल जाएगा कहीं भी। उपहार का आता है, और या स्पार्क का आता है, शायद स्पार्क का आता है। तो ये सब डिक्शनरी आपको छोटा सा साइज में आता है, वो हर एक चैप्टर का वर्ड्स, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए जाते हैं। हाँ, फ़र्क ये रहता है कि मैं जब वर्ड्स देता हूँ तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के साथ साथ मैं नॉर्मल वर्ड्स का भी मैं वहाँ पे दे दिया करता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कॉमन वर्ड्स में भी प्रॉब्लम होती हैं, तो मैं सारे वर्ड्स उसमें दे दिया करता हूँ। लेकिन ये अभी संभव नहीं है, और संभव इसलिए नहीं है कि मैं वर्ड्स पूछ नहीं पाऊँगा आपसे, और मैं वर्ड्स पूछूंगा नहीं तो आप उस पर ध्यान देंगे नहीं। इतनी सिंसियरिटी तो आपकी मैंने देखी नहीं है। अगर आप लगता है कि आप वर्ड्स याद कर सकते हैं खुद ब खुद, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा वर्ड्स का। लेकिन तब तक मैं सोच रहा था कि तब तक ऐसे में वही सोच रहा था कि मैं क्या करूं, ऐसे 2-3 दिन में वीडियो नहीं डाल रहा था, सोच रहा था मैं क्या करूं, वर्ड्स बुक कैसे पढ़ाऊं इन लोगों को। तो सोचा चलो भाई, उससे बेहतर है कि ग्रामर भी कम से कम पोर्शन खत्म होता चला जाएगा, तो जब क्लास खुलेगी तो इसका टॉपिक नहीं पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी तो हमारा जा रहा है, तो उतना ही टाइम आगे चीज़ पढ़ाना है। तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूँ। और एक चीज़ और, पिछले साल भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाला था, जैसे क्वेश्चन टैग्स का डाला था मैंने, सिंटैक्स का डाला था मैंने, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। पिछले साल का भी वीडियो मेरे, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन टैग्स भी मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊँगा क्लास में, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, बेहतर रूप से मैंने बताया है उसमें। आप एक बार देख लेना, आपको भली भांति समझ आएगी, बखूबी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन टैग्स सॉल्व किया जाता है। और शायद मैं आपको क्लास में बताया हूँ या कि नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया हूँ क्वेश्चन टैग्स तो प्लीज़ आप एक वीडियो देख लीजिएगा। और वॉइस तो मैं ख़त्म कर ही चुका हूँ, अब आपका जो है नरेशन स्टार्ट हो रहा है। नरेशन के बाद आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा। आगे इसी बीच में क्लास खुल गई, अगर आप लोग जो है लकी होंगे तो क्लास खुल गई तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्लास में। लेकिन अगर क्लास नहीं खुली तो तब तो इसको देखते हैं, तो बुक्स का भी कोई दिमाग लगाया जाएगा कि बुक्स भी आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं, तब तक नरेशन देखते हैं। तो नरेशन देखने से पहले इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आपका ये टॉपिक सॉल्व होगा नहीं। तो ऐसा क्या क्या है इसमें जो कि पहले पढ़ना होगा, नरेशन से पहले क्या क्या पढ़ना होगा। आप बिल्कुल रूप से, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो करके आपको जो मैं अभी बताऊंगा वो एक कॉन्सेप्ट है, बिना उसके आप नरेशन नहीं बना पाएंगे, ये गारंटी है मेरी।
आप क्या, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी टीचर्स नरेशन को बिना उसकी मदद से नहीं बना सकता है। तो वो आखिर है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। वो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ उसको। वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना नरेशन बनना इम्पॉसिबल है फॉर ऑल, सभी के लिए। ठीक, तो पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ आपका पर्सन। पर्सन जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़े हैं ना। बिल्कुल उसी प्रकार इंग्लिश में होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं लिख दे रहा हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं होगा प्लीज़ उसको याद कर लीजिए और देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट किस पर्सन में आता है। देखिए, आई एंड वी, ये दोनों आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन। यू, चलिए मैं लिखता हूं सिंगुलर भी, प्लूरल भी। सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, नेम या नाउन, दे, ये सब आपका थर्ड पर्सन में आता है। आप इसे याद कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई वी, ठीक है। मैं ऐसे क्लास में आपको भली भांति मैं आपको समझा दिया था क्या होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है सेकंड पर्सन। अगर दिमाग से उतर गया है तो एक बार फिर देख लो। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, आई सिंगुलर में होता है और आई का प्लूरल वी होता है। ये भी ध्यान रखना है, आई का प्लूरल वी होता है। आई क्या हुआ? सिंगुलर, ये सिंगुलर है, प्लूरल वी हो गया। फर्स्ट पर्सन चला गया, मैं या हम लोग, मैं या हम लोग। जैसे कोई भी पहला, कोई भी चीज़ अगर लूटना हो, मान लो कहीं कहीं कुछ बंट रहा है, फ्री मुफ्त में मिल रहा है, कहीं फोकट मिल रहा है कहीं, और वहाँ 3-4 दोस्त हो तुम लोग, तो क्या कहोगे? पहले तुम लोग, पहले मैं लूँगा। ये बताओ, कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा है जिसकी यूज़ आपको बहुत अधिक है, बहुत ही जो है यूज़फुल चीज़ कहीं बांटा जा रहा है, और वहाँ पे कम संख्या में बचा हुआ है और आप अधिक लोग हैं, तो ये बताइए कि अगर कहा जाए कि किसको चाहिए वो चीज़, तो क्या कहिएगा? पहले ये लेगा। वहाँ पहले क्या, पहला कौन हुआ? पहले मैं। क्या कहेंगे आप वहाँ? पहले मैं लूँगा, पहले मैं, पहले मतलब फर्स्ट, पहला मतलब फर्स्ट मतलब मैं। तो मैं आता है फर्स्ट पर्सन में, तो मैं में ही तो, हम लोग में ही तो मैं है, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। एक होता है हम लोग, तो हम लोग में भी तो मैं है। हम लोग में मतलब क्या, हम लोग जा रहे हैं मतलब मैं भी ना। ऐसा थोड़ी कि मैं रुक गया और कहीं हम लोग जा रहे हैं। मान लो 5-6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 5 जा रहा है, आप यही हैं, क्या कहिएगा? हम लोग जा रहे हैं। हम लोग मतलब मैं भी जाएंगे साथ में। तो मैं का अंश जहाँ जहाँ रहेगा, मैं का अंश जहाँ जहाँ रहेगा, एक तो हो गया मैं, इसमें मैं है ही, और हम लोग में भी मैं है, तो आई एंड वी दोनों आ गया फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में मैं आता है, मैं या हम लोग, ठीक। सेकेंड में सिर्फ यू है। मैंने 2 यू क्यों लिखा? एक्चुअली होता क्या है ना कि यू ऐसा आपका प्लूरल ही होता है, यू आपका प्लूरल ही होता है, सिंगुलर होता नहीं है, ठीक। यू पहले दा हुआ करता था, THOU, दा हुआ करता था सिंगुलर के लिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको यू ही कर दिया गया। प्लूरल में यू होता था, तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया, दा को हटा दिया, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है। यू का मतलब सेकेंड पर्सन आप यू मान लीजिए बस। आप देखते हैं यू के साथ कभी इज नहीं लगता होगा, हमेशा आर आता है। आर क्या होता है? प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल के साथ आर आता है, जैसे कि वी आर, दे आर, राम एंड श्याम आर। तो आर क्यों लग रहा है? आर प्लूरल होता है, यू के साथ क्या आता है? आर, क्योंकि यू प्लूरल होता है। यू आपका सेकेंड पर्सन। पहले मैं, दूसरे नंबर पर कौन? तुम की वह, तुम, पता है ना। पहले मैं, दूसरे में तुम, तीसरा में वह। तो पहला मैं हो गया, मैं पहला हो गया, आई पहला हो गया फर्स्ट। दूसरा तुम, मतलब सेकंड में तुम आ गए,
सेकेंड पर्सन यू हो गया। थर्ड पर्सन, मैं तुमको छोड़ के बाकी जो होगा, मैं और तुमको छोड़ करके बाकी जो होगा सब थर्ड पर्सन चल जाता है। मैं और तुमको छोड़कर बाकी जो होगा वो थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, जैसे कि जिसको भी आप वह से संबोधित कर सकते हैं, वह कह के, वह या वे या जो भी कह दें आप, वो आपके थर्ड पर्सन जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कहिएगा मेरे पिताजी, मेरे पिताजी मतलब मैं या वह, ये बताइए। मेरे पिताजी मतलब क्या, मैं या वे ना। मेरा दोस्त कौन, मैं है कि वह है? मेरा दोस्त मैं तो है नहीं, वह है। तो मेरा दोस्त, मेरे पिताजी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, राम का भाई, श्याम का भाई, जो कह दो वो सब थर्ड पर्सन, सबको वह कहेंगे। ठीक है, तो ये सब आ गया थर्ड पर्सन में। वह कहें ही लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, नॉन लिविंग के लिए। अब कोई भी नाम आ जाए, राम श्याम मोहन गोपाल सीता गीता नीता बबीता जो आ जाए, और कोई भी नाउन, ब्रदर सिस्टर फादर मदर बेंच डेस्क, जो भी नाउन है दुनिया में वो सारा नाउन थर्ड पर्सन में जाएगा। और सभी का प्लूरल क्या होता है, दे वे लोग। सभी प्लूरल क्या होता है, दे वे लोग। मतलब ये तीनों पर्सन आपको याद कर लेना है। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में भूले तो याद आ जाए। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकेंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट में क्या आता है, आई एंड वी। सेकेंड में क्या आता है, सिर्फ यू। आई वी फर्स्ट में, यू सेकेंड में, बाकी छोड़ के थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए इसको बताता हूँ मैं। पर्सन आपने देख लिया। अगला पॉइंट क्या है, मैंने क्या कहा था, 3 चीजें इंपॉर्टेंस रखता है, 3 चीजें जो कि नरेशन को पढ़ने के लिए वो बेहद जरूरी है। दूसरा आता है आपका केस। केस की हिंदी आप पढ़े होंगे कारक, बचपन पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से सब पढ़े होंगे ना, तो वही केस है ये कारक। तो इंग्लिश हिंदी में तो आप तो लगभग 8 पढ़े हैं केस, लेकिन इंग्लिश में 4 ही होते हैं। हिंदी में 8 होते हैं, इंग्लिश में 4 ही होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन होता है। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। 4, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसे पॉजेसिव, ऐसे वोकेटिव भी होता है, मतलब कि होता है 4 ही, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस को भी नहीं पढ़ना है हमको। तो पॉजेसिव केस 2 ढंग के होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। दोनों मिल जाएगा पॉजेसिव केस में ही। 3 ही लिखा मैंने, एक तरह से मैंने 3 ही लिखा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव केस, दोनों पॉजेसिव लिखा है। तो दोनों मिला के एक ही होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का 2 भाग है, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट मान लीजिए आई सेट में आता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। एडजेक्टिव क्या होता है, माई। प्रोनाउन क्या होता है, माइन। याद कैसे करना है, आई सब्जेक्ट में है, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का एडजेक्टिव माई, आई का प्रोनाउन माइन। ठीक, उसी प्रकार यू में आता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू, एडजेक्टिव होता है योर एंड प्रोनाउन होता है योर्स। अब आते हैं ही में। दोनों सेम होता है, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन ही का सेम होता है। अब आते हैं हम लोग वी में। ऑब्जेक्ट अस, एडजेक्टिव आवर, प्रोनाउन आवर्स। अब आते हैं दे में। ऑब्जेक्ट होता है देम, एडजेक्टिव होता है देयर एंड प्रोनाउन होता है देयर्स। देख रहे हैं, सी का देख लें, सी, हर, हर एंड हर्स। हो गया। आपको याद कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही का एडजेक्टिव क्या होता है, हिज।
ही का प्रोनाउन क्या होता है, तो हिज, वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का एडजेक्टिव आवर, वी का प्रोनाउन आवर्स। आपको इस तरह से याद करना है इसको टोटल, इसके बिना नरेशन नहीं बनेगा। आप इस बात का यकीन कीजिए, यकीन मानिए कि इसके बिना नरेशन नहीं बनेगा, कोई नहीं बना सकता है। नो वन कैन सॉल्व द नरेशन विदाउट द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ केस। इस केस की मदद से, इस केस के बिना नरेशन बनाना इम्पॉसिबल है। ओके, क्लियर है? नरेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ केस। केस के नॉलेज के बिना नरेशन इम्पॉसिबल है, आप यकीन मानिए। आपको याद करना पड़ेगा ये। आप क्लास में भी रहते हैं ना, ऑफलाइन क्लास में आपको क्लास देता मैं आपको ना, आपको मैं मार मार के पीट पीट के सिखाता इसको। पहले आप पिछले साल के स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, जिसको याद, हर बच्चे के जुबान पे ये रहना ज़रूरी है और रहता था। तो अभी तो दुर्भाग्य है आपका कि मैं आपको मार नहीं पा रहा हूँ, सौभाग्य है ना। चलिए, सौभाग्य है कि नहीं है आपके पास हम, नहीं तो आपको तो याद एक दिन में हो जाता है ये। चलिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईट का भी सोचते हैं, ईट का होता है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ईट, इट्स नथिंग, नहीं होता है। मतलब ईट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, तीन ही होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक। दो चीज हो गया, अब तीसरा चीज, नरेशन को बनाने से पहले तीन चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। दो मैंने बताया, एक पर्सन, दूसरा केस एंड तीसरा है द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंस। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द टेंस, कि कौन सा टेंस है एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। आपको टेंस का स्ट्रक्चर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन नॉट सॉल्व द टेंस और सॉल्व द नरेशन, क्योंकि आप इसमें चेंज करना होता है। टेंस, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है ना, उस सेंटेंस के टेंस को पहचानना होता है, फिर वो टेंस किसी और टेंस में तब्दील होता है, चेंज होता है, तो उस टेंस का भी स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जान रहे हैं, एस प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, सुने हैं, जानते हैं। अब ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर लिखा होगा, आई टीच यू, तो आई टीच यू, टीच कौन सा वर्ब आया, किसी भी टेंस की पहचान वर्ब से होती है। तो आई टीच यू, वर्ब क्या है, टीच, V1 है। आप जानते हैं V1 या V5 आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आई टीच यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लिया। आप इसको कहेगा पास्ट इंडेफिनिट बदलिए। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलने के लिए क्या करना, किसको बदलना होगा, वर्ब को। किसी भी टेंस को किसी दूसरे टेंस में बदलना हो ना, बस वर्ब को बदलना होता है और कुछ नहीं, बस वर्ब बदल दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस V1 V5 लेता है, पास्ट V2 लेता है। अगर पास्ट बदलना है तो वर्ब को V2 कर देंगे, समझ रहे हैं ना। प्रेजेंट को पास्ट बदलना है, मतलब क्या करना है, V1 V5 को छोड़ करके, हटा करके वहाँ V2 कर देना है। मान लीजिए आई कॉल यू, आई कॉल यू, कॉल V1 है, V1 है मतलब प्रेजेंट में है, V1 या V5 मतलब प्रेजेंट में है। कहीं इसको पास्ट में बदलिए, पास्ट में बदलिए, तो कुछ नहीं, ये सब चेंज नहीं करना है। कोई भी टेंस को चेंज करने के लिए, दूसरे टेंस में लाने के लिए बस वर्ब को चेंज करिए। वर्ब को, टेंस पास्ट में कर रहा है, इसको V2 कर दीजिए, हो गया पास्ट में, V2 हो गया, पास्ट हो गया, ठीक। तो ये जानकारी ज़रूरी है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टेंस है, और वो जिसमें बदलेगा वो उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो टेंस का स्ट्रक्चर आपको जरूरी है। स्ट्रक्चर, the structure of tenses, the structure of
टेंसेस। तो ये चीज़ तो मैं अभी लिख नहीं सकता हूँ उतना उतना सारा। 72 स्ट्रक्चर्स हैं, 72 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैं आपको क्लास में टेंस पढ़ाया था, और कुछ क्लास में ऐसा है कि जिसमें कि पूरा नहीं हुआ था, पास्ट हो रहा था या पास्ट तक हो गया था। और कुछ क्लासेस में, कुछ बैचेज मैंने टेंस फ्यूचर तक पढ़ाया था शायद। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप टेंस की स्ट्रक्चर जो है आप कहीं से अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। नरेशन को दूसरी भाषा में आप स्पीच कह सकते हैं। स्पीच एंड स्पीच का मतलब जानते हो कि भाषण होता है। कहीं भाषण देने में स्पीच दे रहा है ना, कहता वो भाषण दे रहा है, मतलब स्पीच दे रहा है। अब स्पीच होता क्या है, स्पीच क्या होता है? स्पीच कुछ भी आप बोलते हैं, आपके जुबान से जो भी बातें निकलती है वो आपका स्टेटमेंट होगा या आपका स्पीच होगा। कुछ भी चीज़ आप बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं आपको ये बताऊँगा, मैं आपको टेंस स्ट्रक्चर बताऊँगा, तो मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये सारा मेरा स्पीच है। आप उधर से कुछ रिप्लाई देंगे ना, आपको स्पीच होगा। ये सारा स्पीच है। स्पीच दो तरह के होते हैं, स्पीच दो तरह के होते हैं। अब कैसा, दो तरह क्या होते हैं मैं बताता हूँ। एक होता है आपका प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि आमने सामने, आमने सामने जो है बात कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, आप अपने बारे में मुझे बता रहे हैं। जब मैं अपने बारे में कुछ बोलूँगा तो मैं अपने आप को मैं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वह कहूँगा। ये बताओ, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ कि मैं आपको, मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि मैं आपको बुक भी पढ़ाऊँगा। ये बात मैंने कहा, क्या कहा मैंने कि मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा। अब यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बोला इस बात को। अब मान लीजिए जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखे, तो वो आपसे पूछा कि सर बुक पढ़ाएंगे कि नहीं, तो आप क्या कहिएगा कि मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा, कि आप वहाँ पर ये कहिएगा कि सर हमें बुक पढ़ाएंगे? क्या कहिएगा आप वहाँ? क्या कहिएगा आप कि मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा, मेरी बात को दोहरा दीजिएगा, या आप अपने तरीके से बोलिएगा कि सर हमें बुक पढ़ाएंगे? वहाँ ये बोलिएगा सर हमें बुक पढ़ाएंगे, सर ने कहा कि वो हमें बुक पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा था मैं पढ़ाऊँगा, और जब आप किसी और को बोलने लग गए तो आपने मैं को हटा के आपने कहा वो या सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मान लीजिए आपका दोस्त किसी कारणवश दुश्मन हो गया, और आजकल दुश्मनी दोस्ती में होता ही है। तो आपको उन्होंने कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस बात को आप जाके पुलिस स्टेशन पर कहते हैं, थाना में जाके बोलते हैं, ठीक है। थाना में क्या बोलेंगे कि मैं आपको गोली मार दूंगा, कि वह मुझे गोली मार देगा। अब कहेंगे वह मुझे गोली मार देगा। तो यहाँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब डायरेक्ट आमने सामने बातें होती है ना, तो वो किसी और तरीके से होती है। जब उसी बात को किसी और से कहना है, उसी की बात को, उसी लड़के की बात को किसी और से कहना है, उसी बात को, तो आपको उसके द्वारा बोली हुई, जो उसके द्वारा जो बोला गया था, जो भी सेंटेंस, आप उसको अपने तरीके में ढाल के बोलते हैं। उसने कहा था मैं मार दूंगा, आपने कहा वह मार देगा। अंतर हो गया ना। मैं मार दूंगा, आपने क्या कहा उसी बात को, वह मार देगा। तो बात बदल गया ना। तो जब बोला आमने सामने तो वो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष हो गया, वो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट आपसे बात किया, डायरेक्ट। और उसी बात को आप किसी और से कहने जा रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट उनको कह रहे हैं, उन्हीं की बात को इनडायरेक्ट कह रहे हैं, इनडायरेक्ट कह रहे हैं आप कि वह मुझे गोली मार देगा। उसने कहा मैं मार दूंगा, आपसे डायरेक्ट बोला, और उसी बात को आप क्या कह रहे हैं, वह मार देगा, आप इनडायरेक्ट बोले। तो ये स्पीच होता है दो तरह का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच।
प्रत्यक्ष रूप से कहा गया और अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, ठीक है। तो आखिर कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट कौन है इनडायरेक्ट कौन है। तो पहले ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच दो तरह के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दो तरह के, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए कैसे पहचानेंगे आप। होता क्या है ना कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में कुछ चीज लिखा हुआ है तो उसमें आपका इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। जैसे राधा सेज देखिए, राधा सेज, राधा कहती है। अब स्पीच भाषण तो बोला ही कहा जाता है ना, इसमें हमेशा बोलने की बातें होगी, किसने क्या कहा यही बातें होगी, क्योंकि उसी बात को दोहराना है, किसी डायरेक्ट में बोलना है इनडायरेक्ट में बोलना है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट खाने की बात तो होगी नहीं, नहाने की बात तो होगी नहीं, कहने की ही बातें होगी। इसलिए हमेशा से ही लिखा रहा है, कहना। से मतलब कहना, SAY से मतलब होता है कहना। यहाँ पर कोई भी राधा से या मैंने कहा, तुमने कहा, राम ने कहा, श्याम ने कहा, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, जो भी, हमेशा कहा, कहने की ही बातें होंगी। तो राधा से, राधा कहती है, कम आ गया, कम आ गया। अब फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा। क्या उसने कहा उसी बात को इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं उसको हम लोग अलग रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। तो क्या कहा उसी की बात को यहाँ पे लिखा गया है। राधा कहती है, क्या कहती है, आई एम अ डांसर, आई एम अ डांसर। उन्होंने क्या कहा, आई एम अ डांसर। तो राधा के द्वारा कौन सी बातें कही गई, यही बात है ना, इस बात को इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया गया, इस बात को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया गया। तो राधा सेज, राधा कहती है, आई एम अ डांसर, मैं एक नर्तकी हूँ, मैं एक डांसर हूँ। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ड हो गया। स्पीच, राधा के द्वारा क्या स्पीच निकला, मैंने क्या कहा, जो भी बातें मुंह से निकलती है स्पीच होता है। तो राधा के मुंह से कौन सी बातें निकली, राधा कहती है, राधा कहती है, क्या कहती है, यही बात ना। तो जो वो बोली वही स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच हो गई, रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये रिपोर्टिंग वर्ड हो गया। ये पहचान है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, ये उल्टा भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि पहले ये रहेगा बाद में ये रहेगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं आप, आई एम अ डांसर। तो जो बातें उन्होंने कहा उसी को हम घेरेंगे इन्वर्टेड कॉमा से। यहाँ रहेगा राधा, देख रहे हैं ना। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब इधर रहे, रिपोर्टिंग स्पीच इधर रहे, जरूरी नहीं। जो इन्वर्टेड कॉमा में डाला जा चुका है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, इन्वर्टेड कॉमा के जो बीच में है जो सेंटेंस, वही कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच यही ना है, यही स्पीच निकला है उसके मुंह से ना, यही बात निकला है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग वर्ड होगा। इसको आप सेज राधा भी कर सकते हैं, नहीं छोड़ो, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। समझ रहा है ना, पहचान आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्ट स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, जिसमें सेज वर्ड लिखा होगा, सेज आस्क कुछ भी लिखा होगा, बाहर वाला। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, याद रखेगा। चलिए, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना।
ठीक है ना। मुझे लगता है कि आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके गाइज, थैंक यू।